हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ मॉडल ऑफ मार्केटिंग। आज मार्केटिंग के मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सारा डिटेल से पढ़ेंगे। जो मार्केटिंग के मॉडल है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर के अंदर पूछे गए हैं, बहुत बार प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं मॉडल्स के बारे में। सो इसको ध्यान से करना आप। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स मॉडल की बात करेंगे। बीसीजी मैट्रिक्स जो मॉडल है उसकी फुल फॉर्म रहती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, अ वेल नॉन कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आपका जो जाना जाता है आपका किस नाम से भी, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से ये डेवलप हुआ। इसके अंदर अप्रोचेज बताई गई है आपको किस तरीके से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं। एसबीयू की फुल फॉर्म क्या बताई थी? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यानी कि हम किस टाइप की स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कुछ मॉडल के थ्रू डिफाइन किया गया है। लाइक मान लीजिए यहाँ पे आपको बीसीजी मैट्रिक्स बना के दिया गया है। एक साइड आपको दिया गया है रिलेटिव मार्केट शेयर दिया गया है, और एक साइड आपको दिया गया है मार्केट ग्रोथ के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको मॉडल एक्सप्लेन करवा रही हूँ। लाइक अगर हम स्टार की बात करते हैं तो स्टार के अंदर क्या रहता है आपका? हाई मार्केट शेयर रहेगा, मार्केट शेयर हाई रहेगा, और ग्रोथ रेट भी आपका हाई रहता है, यानी कि हाई टू लो जाएगा ये आपका, हाई टू लो। और यहाँ पे लिख सकते हो आप हाई, सॉरी गलत लिख दिया, दोबारा से लिखिए आप। देखिए यहाँ पे लिखिए आप हाई टू लो, और यहाँ पे आएगा आपका लो टू हाई। अब अगर सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग की बात करेंगे, तो डॉग की अगर बात करते हैं जहाँ पर हमारा मार्केट शेयर भी लो रहता है, और ग्रोथ जो मार्केट ग्रोथ है वो भी क्या रहेगी हमारी? लो रहेगी। ओके, और सेकंड हम बात करते हैं फिर कैश काउ की बात करेंगे, जहाँ पे हाई आपका मार्केट शेयर रहता है और लो आपकी मार्केट ग्रोथ रहती है। और फिर हम बात करते हैं स्टार के अंदर क्या होता है? हाई मार्केट शेयर रहता है और मार्केट ग्रोथ भी हाई रहेगी, यानी कि शाइनिंग स्टार आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम शाइन कर रहे हैं, हमारा मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है और हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी ज़्यादा है। देन प्रॉब्लम चिल्ड्रन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, तो इसके अंदर रहेगा आपका लो मार्केट शेयर रहता है एंड हाई, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा? लो आपका मार्केट शेयर रहेगा, मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। ओके, और ये आपको यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, कुछ मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कंप्लीटली किस तरीके से आपका डिफाइन किया गया है मॉडल। तो यहाँ पे आप नोट्स को प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे लिख लेना आपका ये किस किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे आएगा आपका हाई टू लो और लो टू हाई, तो ये लर्न कर लेना, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा और भी डिस्क्राइब करते हैं इस मॉडल के बारे में, आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। सो कंक्लूजन के अंदर बताया गया मिल्क द काउ, द स्ट्रेटजी ऑफ द कैश काउ इज टू स्पेंड इनफ टू दैम टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया, डिनोट किया गया है, मिल्क से डिनोट किया गया है, यानी कि कीप दैम हेल्दी। जब तक, यानी कि आप जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कब तक करोगे? जब तक आपको मिल्क मिल रहा है तब तक आप क्या करो? इन्वेस्ट करो। एंड जो मार्केट जो शेयर रहता है हमारा कैश काउ में, जो मार्केट शेयर रहता है वो हमारा हाई रहता है, और मार्केट ग्रोथ हमारी है वो क्या रहेगी? लो रहेगी। देन स्टार में हमने पढ़ा था शाइन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमें फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें स्पॉट कर रहे हैं, हम शाइनिंग स्टार हैं, चमक रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होगा? हमारा मार्केट ग्रोथ रेट भी हमारी हाई रहेगी और मार्केट शेयर भी हमारा हाई रहेगा। देन सोल्व द प्रॉब्लम को क्या किया जा रहा है? सोल्व किया जा रहा है। तो सोल्व हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं एंड टेस्ट स्ट्रेटजी इंप्रूव करेंगे मार्केट शेयर को, एंड डिसइन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें कैश का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जहां से हमें कोई सपोर्ट या फिर हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो थर्ड नंबर का जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था, हमारा जो मार्केट शेयर होता है वो लो होता है और मार्केट ग्रोथ हमारी हाई होती है।
देन डिसइन्वेस्ट द डॉग, डिसइन्वेस्ट नेम से यहाँ पे डिनोट किया है क्योंकि जो डॉग के अंदर हम पढ़ के आए हैं हमारा लो मार्केट शेयर रहता है और लो ग्रोथ रेट रहेगी, कि इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी हमने इन्वेस्ट कर, क्योंकि दोनों चीज़ें ही लो है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करके वहाँ से हमें डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। चार की चार जो आइटम्स है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए कि किस किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर मॉडल की बात करते हैं, GE 9 सेल मैट्रिक्स मॉडल की बात करेंगे। इस मॉडल के अंदर आपको क्या बताया गया है, देखिए जो ये आपका मॉडल है GE 9 से सेल मैट्रिक्स मॉडल है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल रहेगा। इसके अंदर जो आपको 1 दे रखा है वो डिनोट कर रहा है, जैसे कि ये आपके डिनोट कर रहे हैं ग्रीन से, एंड 2 जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है येलो, और जो आपका 3 जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है रेड। ओके, सो ये अलग अलग जोन रहेंगे आपके, ग्रीन, येलो और रेड। जो एक साइड आपको हॉरिजेंटल साइड दी हुई है, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस दी हुई है और यहाँ पे आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ दी हुई है। अब बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी वो लिख लीजिए आप, मैं लिखवा देती हूँ आपको। यहाँ पे आएगा आपका ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, मार्केट शेयर, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोसेस। ये आती है आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ में कि कितनी आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, मार्केट शेयर कितना है, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ रेट, ये सारी आएगी आपकी बिजनेस ग्रोथ में। और अगर हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, देखिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में विल बी चूज ऑन द basis of market size, market growth। देखिए यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मार्केट ग्रोथ से आगे लिख लेना आप। मार्केट ग्रोथ से आगे है आपका पॉलिटिकल, सोशलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये सारे जो आते हैं ये आते हैं आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के अंदर। आई होप सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, बिजनेस स्ट्रेंथ में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे, और किस तरीके से हम हमें जो स्ट्रेटजी मेंटेन करनी है वो हम स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका, देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर हम पढ़ेंगे जो आपकी मैट्रिक्स जो अप्रोच है ना वो डेवलप की गई है जनरल इलेक्ट्रिक विद द हेल्प ऑफ द कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी एंड कंपनी से आपकी जो है ये आपकी जो हम पढ़ रहे हैं GE 9 सेल मैट्रिक्स ये डेवलप की गई है। एंड इसके अंदर आपको दिए गए जोन दिए गए, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आपका रेड जोन है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट SBU ऑफ लो टू मीडियम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड एवरेज टू वीक बिजनेस स्ट्रेंथ। यानी कि जो आपको डायग्राम के अंदर दिया गया है ना वही सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी ज्यादा इसके अंदर नहीं है। रेड जोन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बताया गया है आपको। अगर हम बात करते हैं रेड जोन की सो वो आएगा आपका एवरेज देखिए रेड जोन की हम पढ़ते हैं लो टू मीडियम इंडस्ट्री एंड एवरेज टू वीक बिजनेस स्ट्रेटजी पोजीशन, यानी कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी पोजीशन है वो क्या रहेगी, एवरेज टू वीक रहेगी रेड जोन में।
सो हमें क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट अनलेस सम टाइप ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज डेवलपमेंट, यानी कि हमें क्या कर देना चाहिए, तो डिसइन्वेस्ट कर लेना चाहिए जहां पर हमने रिसोर्सेज को लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं येलो जोन की। अगर हम येलो जोन की बात करते हैं तो आपका येलो जोन हम पढ़ के आए हैं, जो आपको 2 से डिनोट हो रहा है वो आपका है येलो जोन। येलो जोन के अंदर आएगा आपका होल्ड एंड मेंटेन, यानी कि जो हमारे पास है उसी को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। देन ग्रीन जोन की बात करेंगे हम, ग्रीन जोन के अंदर आता है ग्रो एंड बिल्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रो करने चाहिए। जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पर हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आपको ये 3 तरीके के जोन है वो बताए गए हैं, और किस जोन में किस टाइप की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए वही स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेंगे पेनिट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एम एट एग्जिस्टिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एम एट अ न्यू मार्केट। सो यहाँ पे देखिए आपको एग्जिस्टिंग दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग अगर प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है तो हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेशन जो चलता है वो चलता है लो टू हाई, पहले लो प्राइस और फिर लो होते होते हाई प्राइस पे चला जाता है, वो होता है मार्केट पेनिट्रेशन। देन हम बात करते हैं फिर अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा एग्जिस्टिंग है बट न्यू मार्केट है तो वहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे मार्केट डेवलपमेंट का कंसेप्ट। जहाँ पे नया प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यू है और हमारी जो मार्केट है वो भी न्यू है, वहाँ पे आ जाता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। ओके, सो देखिए अभी 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हैं। पेनिट्रेशन के अंदर क्या आएगा आपका, स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एम एट इंक्रीजिंग सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, यही दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग मार्केट में तो आप प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन को यूज करोगे, पहले आप प्राइस लो रखोगे देन आप प्राइस हाई करोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगी आपकी, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमें ऐड करने पड़ेंगे न्यू फीचर्स, ऑफर डिफरेंट क्वालिटी लेवल है वो हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, नए नए फीचर्स देने पड़ेंगे एंड डिफरेंट साइज भी हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो न्यू होगा और जो आपकी मार्केट है वो एग्जिस्टिंग होगी। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू प्रोडक्ट। देन आता है मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट के अंदर हम कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर न्यू जियोग्राफिकल मार्केट सच एज फॉरेन कंट्रीज, न्यू मार्केट सेगमेंट नॉट करंटली यूजिंग द प्रोडक्ट, जो जहाँ पर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करवाना, वहाँ पे लेके जाना प्रोडक्ट को, वो आ जाता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका फिर डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट की हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रेटजी है वो आपकी अडॉप्ट की जाती है न्यू प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है विविधता। ओके, सो मोस्ट कॉमनली प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर मार्केट रिलेटेड, और नॉन प्रोडक्ट या नॉन मार्केट रिलेटेड। इन तरीके से आपका डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम फिर प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से होता है। एडिंग, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, एडिंग प्रोडक्ट दैट आर टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इवन थ्रो दे आर एम्ड एट अ डिफरेंट मार्केट। ओके, यानी कि इसका एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ में आएगा कि क्या बताया गया है इसके अंदर। यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, कोई भी नए प्रोडक्ट को। एक कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक वॉच
एंड डेवलप अ लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल गैजेस यूजिंग द सेम इलेक्ट्रॉन, यानी कि वही इलेक्ट्रॉनिक को यूज करके कोई अदर वो जो इंडस्ट्रियल गैजेस है उनको क्या बना रही है, उनको डेवलप कर रही है, बना रही है सेम टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो हो जाता है आपका टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और मार्केट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की जहां पर हम बात करते हैं ना, तो उसका क्या मतलब होगा, मार्केट रिलेटेड एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एक कॉस्मेटिक की लाइन में वो काम कर रही है और वो इंट्रोड्यूस कर देती है, कॉस्मेटिक बैग बनाना भी वो स्टार्ट कर देती है। सो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मार्केट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि दिस प्रोडक्ट वुड बी एम एट सेम मार्केट एज कॉस्मेटिक बट इन्वॉल्व क्विट डिफरेंट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को ये यूज कर रही हैं। और नॉन मार्केट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है, कोई आप डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि जो पहले आप प्रोडक्ट बना रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो मार्केट के अंदर। सो हो जाएगा नॉन प्रोडक्ट या नॉन मार्केट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है फिर फोर्थ पॉइंट, जो हमने कल प्रीवियस में किया है ना, प्रीवियस में हमने किया था असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच SBU, यानी कि हम असाइनिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट को। सो जो असाइन करेंगे वो हम मॉडल्स के थ्रू करेंगे। हमने समझे हैं कि हमारे जो मॉडल्स होते हैं कि किस डिपार्टमेंट को या किस जोन में हमारा बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर कितने रिसोर्सेज देने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो वहाँ पर हम देखते हुए हमने मॉडल की स्टडी की। देन फोर्थ पॉइंट आता है असेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम असेस करते हैं, देखते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी है, उसके रिगार्डिंग नई नई प्लानिंग करते हैं, न्यू बिजनेस डाउन साइजिंग एंड टर्मिनेटिंग ओल्डर बिजनेस। जो गैप होता है हमारा उसको फुलफिल करते हैं। गैप का मतलब क्या हो कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है और उन अपॉर्चुनिटीज को हम इनटेक कर सकते हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज को हम देखते हैं किन किन अपॉर्चुनिटीज को हम इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंसेंटिव ग्रोथ। इंसेंटिव ग्रोथ के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, इंसेंटिव ग्रोथ में आता है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग में बिजनेस है ना, उसी बिजनेस के अंदर हम ग्रोथ करेंगे, उसी बिजनेस में हम सोचते हैं कि किस तरीके से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं बिजनेस का मार्केट के अंदर, तो सेम उसी बिजनेस के अंदर ग्रोथ करना कहलाता है हमारा इंसेंटिव ग्रोथ। और इंटीग्रेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होगा, हम ग्रोथ उसी बिजनेस में कर रहे हैं बट एडिशन सम टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, हम एडिशनल में कुछ टेक्नोलॉजी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन हमारा होता है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ होता है हम अनरिलेटेड प्रोडक्ट बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं, अनरिलेटेड प्रोडक्ट। ओके, सो ये आ जाएगा आपका डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर SBU प्लानिंग। प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, प्लानिंग के अंदर आ जाता है स्वोट एनालिसिस। पेपर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका स्वोट एनालिसिस का। स्वोट एनालिसिस का स्वोट की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सो स्ट्रेंथ यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि हमारे जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो क्या है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर है वो स्ट्रेंथ किस चीज़ में है या किस चीज़ में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अब जिस चीज़ की स्ट्रेंथ होगी उसी का तो हम बेनिफिट उठा के हम अपॉर्चुनिटीज़ को इनटेक करेंगे ना। ठीक है, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल प्रोडक्ट डिजाइनर्स, यूज ऑफ हाईली इफिशिएंट फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल, यूटिलाइजिंग डायरेक्ट कस्टमर सेल, यानी कि डायरेक्टली जो है वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सेल करने लग जाए, हाई इफिशिएंसी हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मार्केट स्ट्रेटजी हो। नेक्स्ट देखिए वीकनेस, आप यहाँ पे देखते हो कि आपके बिजनेस की वीकनेस क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, सेलिंग करते टाइम प्रॉब्लम आ रही है, ब्रांड अवेयरनेस में प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टअप जो आप कोई भी नया प्रोडक्ट को स्टार्टअप कर रहे हो एट दैट टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो आपके बिजनेस की वीकनेस क्या है उसको आप एनालाइज करते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटीज। अब आपके जो बिजनेस की आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप क्या सोचते हो, मार्केट के अंदर देखते हो कि क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम इनटेक कर सकते हैं, जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और जिससे हम मार्केट के अंदर और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करते हो ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर, डिक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट को तो डिक्रीज करोगे जैसे जैसे आप यानी कि जैसे जैसे आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल के कारण।
then ability of leverage other industry participation market efforts to help grow the general market. okay, यानी कि आपकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इंडस्ट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट लेना करना स्टार्ट कर देते हो, और आप जो भी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, यानी कि कस्टमर को पहले से ही किस प्रोडक्ट की नीड है उसके बारे में आप पता कर लेते हो, और उस टाइप का ही प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेके आते हो, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। यानी कि वो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर और आप उस अपॉर्चुनिटीज को इनटेक कर रहे हो। देन नेक्स्ट है थ्रेट। थ्रेट होता है चुनौती, यानी कि क्या क्या फ्यूचर के अंदर आपको क्या क्या चुनौतियां आ रही है, क्या क्या ये आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, वो आ जाता है आपका थ्रेट्स में। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर गोल फॉर्मुलेशन। देखिए गोल फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होगा कि जब जो कंपनी है वो स्वोट एनालिसिस कर रही है तो ये प्रोसीड होता है आपका गोल फॉर्मुलेशन का। पर्टिकुलर हमारा गोल है उसको हमें अचीव करना है। कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अपने गोल बनाती हैं और गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। सो गोल फॉर्मेशन के अंदर हम पढ़ेंगे देखिए, most business unit pursue a mix of objective including profitability, sale growth, market share improvement, risk containment and innovative and reputation। ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे मोस्टली जो बिजनेस यूनिट होती है उसका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, सेल की ग्रोथ करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना, रिस्क को रिड्यूस करना, इनोवेशंस करना। ठीक है, सो मेन दीज ऑब्जेक्टिव देन मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव एंड एम्बियो सिस्टम टू वर्क द यूनिट ऑब्जेक्टिव मस्ट मीट 4 क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, कौन कौन से क्राइटेरिया को अचीव करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे, दे मस्ट बी अरेंज हायरार्किकल फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप अचीव करते हो यानी कि फुलफिल करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइडिया है और देन लीस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है फिर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वालिटेटिव व्हेनेवर इज पॉसिबल। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब है मेजरेबल फॉर्म, यानी कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। गोल जो बनाते हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको आप अचीव कर सको। नॉन रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि जिसको आप अचीव ही ना कर सको, आपने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, ऐसा कुछ गोल आपको सेट नहीं करना है, गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि चलना चाहिए, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये नहीं आज कुछ और ऑब्जेक्टिव है कल कुछ और ऑब्जेक्टिव होएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट यानी कि स्थिर रहना चाहिए। फिर आता है आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आप करते हो तो स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेशन होता है एक तरीके से आप प्लान बोल सकते हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। इसके अंदर आपका एक मॉडल आता है पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी, हम पढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए पोर्टर स्ट्रेटेजिक मॉडल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो पोर्टर आपका स्ट्रेटेजिक जो मॉडल है वो दिया गया है मिकाले पोर्टर के द्वारा दिया गया है। प्रपोज 3 जेनेरिक स्ट्रेटजी। 3 आपकी जेनेरिक स्ट्रेटजी है, कौन कौन सी है। नंबर 1 आएगी आपकी ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। अब ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप के अंदर हम पढ़ते हैं कि हम दूसरों से कम प्राइस पर प्रोडक्ट दे रहे हैं। ओवरऑल कॉस्ट में लीडरशिप तो तभी होगी ना जब आपके जो कंपटीटर है, कंपटीटर से कम प्राइस पर आप क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो। नेक्स्ट आता है फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि कंपटीटर के सामने हम जो क्वालिटी दे रहे हैं, हम क्या डिफरेंट चीज़ दे रहे हैं जिससे कि जो कस्टमर है वो हमारा ही प्रोडक्ट परचेज करे, हम क्या डिफरेंट दे रहे हैं। यानी कि सुपीरियर परफॉर्मेंस इज एन इंपॉर्टेंट कस्टमर बेनिफिट एरिया वैल्यूड बाय अ लार्ज पार्ट ऑफ अ मार्केट। यानी कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से कंपटीटर से डिफरेंट गुड्स जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका फोकस। फोकस के अंदर आएगा हम जो भी कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हम लो कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रोवाइड लो कॉस्ट यानी कि लो कॉस्ट कोई भी जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं यूनिक सेलिंग एंड डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी कि हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट रहेगा और सेलिंग का जो हमारा वे रहेगा सेल करने का वो हमारा यूनिक रहेगा, डिफरेंट रहेगा। हम डिफरेंट फीचर्स बताएंगे, वैल्यू बताएंगे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो वो आ जाता है फोकस के अंदर आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर थिंग पे आप फोकस कर रहे हो अपनी मार्केट सेगमेंट के अंदर और जो आपकी टारगेट कस्टमर है उनके लिए।
नेक्स्ट आता है फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में हम पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है कॉम्बिनेशन करना वन और मोर कंपनीज का, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम। ओके, यानी कि एक या एक से ज़्यादा कंपनी जब कंबाइन होती है, कंबाइन होके कोई भी प्रोडक्ट को सेल करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मॉडल, स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाने के लिए जब एक से ज़्यादा कंपनी कंबाइन होती है बेनिफिट के लिए मार्केट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है आपका अलायंस जो होता है। मेजर 4 कैटेगरीज दी हुई है। नंबर 1 है यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज अलायंस। प्रोडक्ट और सर्विसेज अलायंस के अंदर कोई भी 2 कंपनी है वो ज्वाइन होती है, अपना प्रोडक्ट भी दे रही है और साथ के साथ वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ से आप रीड आउट कर लेना, आपको समझ भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसका मतलब बता दिया है कि मतलब क्या होता है, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है प्रमोशनल अलायंस। प्रमोशनल अलायंस का मतलब होता है जहाँ पर हम प्रमोशन पर्पज से किसी कंपनी से मिलते हैं, प्रमोशन पर्पज से हम किसी कंपनी के साथ अटैच हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रमोशनल अलायंस। लॉजिस्टिक अलायंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग जब हम किसी कंपनी से मीट आउट करते हैं या फिर हम मिलते हैं किसी कंपनी के थ्रू, जुड़ते हैं, वो होता है आपका लॉजिस्टिक अलायंस। देन प्राइसिंग कोलैबोरेशन। प्राइसिंग कोलैबोरेशन होता है एक या फिर एक से ज़्यादा कंपनी स्पेशल प्राइसिंग कोलैबोरेशन करती है, लाइक होटल एंड रेंटल कार कंपनीज ऑफर म्यूचुअल प्राइस डिस्काउंट। जैसे कि किसी होटल में आप जाते हो और आपको कार की सर्विसेज चाहिए वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, तो उन 2 कंपनियों ने कोलैबोरेशन कर रखा है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइस कोलैबोरेशन। यानी कि कुछ आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, और वहां पे कोई भी होटल वगैरह में रहने के लिए जाता है तो उसको वहां पे घूमने फिरने के लिए कार तो चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों कंपनियों ने या फिर उन दोनों ने जो कोलैबोरेशन कर रखा है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइसिंग कोलैबोरेशन। नेक्स्ट फिर है आपका प्रोग्राम फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारी ना सारी बेसिकली प्रोसेस ही हम पढ़ रहे थे एक तरीके से। तो ये जो सारा आपको जो लेक्चर है ना, ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को भी देखोगे, क्योंकि बिना प्रीवियस लेक्चर देखे आपको ये जो लेक्चर है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसी से ये रिलेट करता है ये आपका लेक्चर। नेक्स्ट है प्रोग्राम फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी प्रोग्राम अपने फॉर्मुलेट किया उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको सक्सेसफुली बिजनेस के अंदर अप्लाई करना, उसी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी एंड कंपनी स्ट्रेटजी। जो भी हम पढ़ के आए, सारी स्ट्रेटजी मॉडल्स पढ़ के आए, कोई भी मॉडल हमने अडॉप्ट किया है, उस मॉडल को हमारी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करना और उसके रिजल्ट देखना। देन फीडबैक एंड कंट्रोल का टॉपिक आ जाता है। फीडबैक एंड कंट्रोल में क्या आएगा कि क्या आपने जो इंप्लीमेंट किया है, क्या वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे। आप के जो कस्टमर होते हैं उनसे आप फीडबैक लेते हो कि अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी के अंदर अगर सेल ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो, या फिर नहीं हो पाती है तो भी कस्टमर से फीडबैक लेते हो कि क्या आपको क्या नए नए फीचर्स चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारा आ जाता है आपका फीडबैक एंड कंट्रोल में। टू डू राइट थिंग टू बी एफिशिएंट and most successful company however excel at both. Once the organization fail to respond to change environment, it become increasingly hard to recapture it lost position. अगर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बार फेल हो जाती है तो दोबारा से उसको बहुत टाइम लग जाता है अपनी वही पोजीशन पाने के लिए। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू एवरीवन।